ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य अवस्थी है। इस वीडियो में हम ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मेरा ऑप्शनल लॉ था। मेरा बहुत सीधा सोचना रहा है जीवन में कि आप कभी भी नंबरों से किसी चीज को नहीं आंक सकते। यदि आपकी ये सोच है कि लॉ ऑप्शनल की सक्सेस रेट बहुत कम है, तो उस हिसाब से तो आपको यूपीएससी की परीक्षा ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की सक्सेस रेट तो सबसे कम है। तो अगर आप नंबरों से माप रहे हैं कि इतने प्रतिशत सेलेक्ट होते हैं, तो फिर यूपीएससी मत दीजिए। खैर, जहां तक स्कोरिंग की बात है, मैं नहीं मानता मैंने कभी इतनी ज्यादा ओवर एनालिसिस से भी बहुत ज्यादा हानि होती है। तो आप ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करिए। जो चीज में आप कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबल हैं, मैं हमेशा दोहराता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलिए। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड दिस एग्जामिनेशन विल रिवॉर्ड यू। लॉ टू मी वाज एन एरिया ऑफ कंफर्ट। मुझे थोड़ा सा उसमें आसानी रहती थी। अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो कुछ जानी पहचानी चीजें होंगी जिनके बारे में आप कुछ तो लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने लॉ ऑप्शनल लिया। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लॉ और यूपीएससी की डिमांड बहुत अलग है। यहाँ पे वो एक एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी वाइज एनालिसिस मांग रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो आप एक जुडिशियल या स्टूडेंट ऑफ लॉ की एनालिसिस मांग रहे हैं। वो बहुत डिफरेंट होता है। जब आप लॉ स्कूल में पढ़ते हैं तो वो आपका नजरिया और जो दृष्टिकोण होता है वो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ का होता है। वो एक क्रिटिकलिटी उसमें होती है एक अलग तरीके की। यूपीएससी एक अलग तरह की क्रिटिकलिटी डिमांड करता है, वो आपको पहचाननी होगी और उसके प्रति आपको याद रखना होगा कि आप वही वाली जानकारी हूबहू यहाँ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको घाटा होगा। तीसरा है राइटिंग स्टाइल का। जैसे आप लॉ स्कूल में लिखते हैं, आपको एक आंसर के लिए 5-5 पन्ने दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको केवल 1.5 पन्ना मिलता है और उसी में आपको सब कुछ लिखना होता है। तो राइटिंग स्टाइल जरूर प्रैक्टिस करिए। बुलेट पॉइंट्स में कैसे अपनी बात को लिखना है, केस लॉज को कैसे हाईलाइट करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लीगल क्वेश्चन को भी देना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आप आजकल देखें, आप ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लॉ के क्वेश्चंस भी जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। गवर्नर की अगर कोई खबर चल रही है तो गवर्नर से संबंधित जो लीगल एस्पेक्ट है वो लॉ के पेपर में पूछ लिया। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि जो दैनिक प्रतिदिन आपके जो न्यूज आ रही है उसका जो लीगल एस्पेक्ट है, यदि आप लॉ ऑप्शनल के छात्र हैं, वो भी जरूर पढ़ते रहें। चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो कोई नया एक्ट हो, प्रिवेसी कानून हो या अन्य ऐसी चीजें हो। तीसरी बात, यदि हम सोर्सेस की बात करें, मेरे इस बार लॉ ऑप्शन में 275 नंबर आए। पेपर 1 में 141 और पेपर 2 में 134। और मेरी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखूंगा और उनको बार बार पढ़ूंगा। देखिए, बार बार पढ़ने का मैं एक बार उदाहरण दे रहा हूँ। लोग कहते हैं मुझसे कि इतना याद कैसे रखा जाए, इतना रटा कैसे जाए। मैं कहता हूँ कि ये परीक्षा रटने वालों की है ही नहीं। जो लोग याद करने की कोशिश करेंगे उनका नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें याद करनी होती है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करना है, कुछ चीजें याद करनी होती है। लेकिन आपको इस नजरिए से देखना है कि जब विराट कोहली नेट्स पे जाता है तो बार बार बैटिंग करके एक बॉल को क्यों खेलता है? वो तो इतना अच्छा खिलाड़ी है, फिर भी वो नेट्स पे जाता है और एक बॉल को बार बार खेलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा है। उसको हम ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं कि वो अपनी मसल मेमोरी बिल्ड कर रहा है, कि वो सबकॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है कि जब ऐसी बॉल कोई आए तो मेरा हाथ अपने आप उधर जाए। यही तो कर रहा है। पढ़ाई भी वही है, बस उसको हम ट्रेनिंग की जगह रटना या कुछ कह देते हैं। बार बार जब आप एक चीज को पढ़ते हो तब आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है और उससे हूबहू या कुछ आएगा। जैसे बॉल आई उस समय पिच पे, उसी से हूबहू मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आया तो आपका दिमाग क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली एक दिशा में आप सोचने लगेंगे। यही पढ़ाई है। तो इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी। और कुछ बेसिक्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बाकी आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो ये कैसे करना है ये देख लेते हैं। लॉ में देखिए, मैं हर एक बुक तो अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि मैंने अपने सोर्सेस क्या रखे। जैसे कॉन्स्टी लॉ थे तो वो मेरे अपने नोट्स थे। जयदेव सर, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। जयदेव सर IAS 2018 या 19 बैच के, उनके जो लॉ के नोट्स थे वो बहुत क्रिस्टल बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही मैं कहूंगा एक तरीके से एप्ट नोट है। आप समझ रहे हैं, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल बनाए हुए नोट्स हैं। इधर उधर की कोई बात नहीं है।
जो यूपीएससी चाहता है बिल्कुल वो नोट्स हैं। उन नोट्स को जरूर आप एक बार देखिएगा। मैं नहीं कहता आप उनसे पढ़िए, मैंने जो किया मैंने अपने नोट्स बनाए लेकिन उनके मॉडल पे बनाए। मैंने देखा कि वो कौन कौन से केसेस को तवज्जो दे रहे हैं, किस तरह के डायमेंशंस की एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने अशोक जैन और अन्य कुछ किताबें आती हैं, कुछ को दुक्की कहते हैं, उनका सहारा लिया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, ताकि थोड़ी सी एक बेसिक्स बन जाए और एक रिवीजन हो जाए। और उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाए जयदेव सर के नोट्स के साथ देख देख के, और उनसे बहुत मुझे आराम मिला। मैं कहूंगा एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रिवीजन मेरा बहुत स्ट्रांग हुआ। और अंत में आते आते मैंने दो पन्ने के वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना लिए, जिनमें मैंने सेक्शन नंबर या आर्टिकल नंबर वो किससे संबंधित है बहुत ही ब्रीफली 3-4 लाइन में, और उससे संबंधित 3 या 4 केसेस फॉर और अगेंस्ट में मैंने लिख लिए। और उन्हीं नोट्स को मैंने लास्ट डे रिवाइज किया। मैं कुछ किताबें नहीं ले गया अपने लास्ट डे, केवल उन्हीं नोट्स को रिवाइज किया। बहुत जरूरी होता है लॉ ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मैं नहीं मानता कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन जो थीम्स है वो रिपीट होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके आंसर्स आप लिख लीजिए और आप एक बार रिवाइज करना शुरू करेंगे तो कुछ साल बाद के क्वेश्चन से आप देखेंगे वही थीम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन की शब्दावली बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन कोई पहली बार देखेगा कहेगा ये तो कभी आया नहीं यूपीएससी में, लेकिन जो कंटेंट है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो बिल्कुल सेम है। और आप उस क्वेश्चन में सीधे डन करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले के ईयर्स में ऑलरेडी कवर कर लिया रिवीजन में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, खासतौर से जो स्टैटिक एरियाज हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक इंटरनेशनल लॉ, खासतौर से उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ में। तो ये कुछ पहलू हैं ऑप्शनल के। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उसके साथ साथ बहुत ही सिलेक्टिव एमपी जैन या फिर कोई ऐसी किताब डीडी बसु आप देख लीजिए, जिनमें से आप फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखिए, आप ऑनलाइन नोट सर्च कर सकते हैं या फिर उसकी दुक्की आती है आप उससे पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है इस परीक्षा में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। इसके अलावा आप इंटरनेशनल लॉ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। मैं कहता हूं कि 70% आपका सिलेबस उससे कवर हो जाएगा और 70% क्वेश्चन भी उसी से आएंगे। 30% जो बचा है उसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए आप। आपको अशोक जैन की बुक्स आती हैं, गाइड बुक्स आती हैं, आप उससे इंटरनेशनल लॉ, नहीं तो इंटरनेशनल लॉ आप पीडीएफ भी डालेंगे, समरी नोट्स, वो भी बहुत अच्छी आ जाएंगी। ऑनलाइन बहुत कुछ फ्री में उपलब्ध है, उसको आप देखिए। इंटरनेशनल लॉ के बाद यदि हम बात करें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट्स, इन सबको आप अपने नोट्स, यदि आप लॉ ग्रेजुएट हो तो अपने नोट्स से, मैंने अपने नोट्स से पढ़ा जयदेव सर के हिसाब से जो मैंने बना लिए थे, नहीं तो आप इनकी दुक्तियों से पढ़ सकते हैं। बांगिया आती हैं किताबें, आप इन किताबों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इनडेप्थ जाने की कोशिश मत करिएगा, एनालिटिकल रहिएगा। जैसे कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क होता है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड 299 या मर्डर 300 में क्या फर्क होता है। तो ये जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, इन पे आप ध्यान दीजिएगा कि कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर, कॉमन इंटेंशन वर्सेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू अ क्राइम और प्रिपरेशन स्टेज, ये जो नुआंसेस है इससे यूपीएससी खेलता है। ज्यादा मत जाइएगा डेफिनेशंस पे और इस पे और उस पे, क्योंकि वो आप लिख सकते हैं खुद ही। केस लॉस की जहां तक बात करें, सारे केसेस जरूरी नहीं है, लैंडमार्क केसेस याद करने की कोशिश करिए। मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा कि केस लॉ याद किए जाए, क्योंकि यदि आप केस लॉज याद करते हैं तो आप अंतहीन एक तरीके से वो योजना है। आप कोशिश करिए कि जो प्रमुख केसेस है, जैसे केशवानंद भारती हो गया, जैसे आपका गोलकनाथ जजमेंट हो गया, जैसे आपका पुट्टस्वामी जजमेंट हो गया, आधार एक्ट जजमेंट हो गया, फलाना जजमेंट हो गए, कार्लाइल वर्सेस मोकबॉल हो गए, एमएच जॉर्ज केस हो गया, इन सबको याद करिए। बाकियों के आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स वगैरह जानने की इतनी जरूरत नहीं है, मोटा मोटा जान लीजिए किस केस में क्या हुआ, वो भी ज्यादा मैं कहता हूँ कि मोर देन रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास समय हो तो करिए, नहीं तो केस का नाम काफी है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत हद तक GS 2 और 3 से कवर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है, चाहे वो IT एक्ट के संशोधन हो, चाहे वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो, चाहे वो कंपलसरी लाइसेंसिंग हो, ये सब कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं जिनके लीगल पहलू पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो अपने आसपास चाहे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट हो रही हो, उस पर ध्यान दीजिए और उसको अपने नोट्स पे तुरंत अपडेट करिए, वही आपकी कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स होंगी। पूरे सिलेबस के लिए मैं आपको इकट्ठा बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन रिसोर्सेज आर बेस्ट फॉर कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। जो भी टॉपिक दिया गया है केवल उसकी हेडिंग डालिए गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, आगे लिखिए यूपीएससी पीडीएफ और आपको बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा। एक सोर्स चुन लीजिए, उसी से सारे कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स के अपने नोट्स बनाइए और उनको अपडेट करते जाइए जो भी करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है।
इतना मोर देन इनफ है। लॉ ऑप्शनल में आप कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात और बता दूं जो मेंस की वीडियो मैं बताना भूल गया। किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के 3 रूल है, या तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करिए जो आपसे पूछा गया है, या तो आप डेटा से स्टार्ट करिए जो आपसे पूछा गया है उससे संबंधित, या उससे संबंधित किसी कोट से शुरुआत करिए, किसी महान व्यक्ति के कोट से आप शुरुआत करिए जिन्होंने उसके प्रति कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी हो। ये 3 तरीके जिससे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बॉडी में आपको समीक्षा करनी है, आपको विश्लेषण करना है, जो आपसे पूछा गया है उसकी अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करनी है और बहुत ही विस्तृत पर संपुटित व्याख्या करनी है। जो पूछा गया है केवल उतना ही करना है। कंक्लूजन में कोशिश करिएगा सकारात्मक रहें, नेगेटिव कंक्लूजन मत दीजिए, लेकिन आप सरकार के वकील नहीं बनने जा रहे हैं, आप सरकार के अफसर बनने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हर चीज को सही मत ठहराइएगा। जो आपको गलत लगती है उसका अपना गलत व्यू नोट करके ये जरूर बताइएगा कि आगे कैसे सही किया जा सकता है उसको। तो उससे आपकी सकारात्मकता दिखती है और दिखता है कि आप में खुद की सोचने की शक्ति है। आप सिर्फ पढ़ी पढ़ाई या बताई हुई बातों के आधार पर अपना विचार नहीं बनाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो लॉ ऑप्शनल में भी काम करती हैं। यदि कोई आर्टिकल पूछा गया है या कोई सेक्शन आईपीसी का पूछा गया है, कॉन्सेप्ट लाइक थेफ्ट या रॉबरी के पर पूछे गए, तो या तो आप परिभाषा से शुरू करिए या आप उससे सेडिशन का कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड डेटा आप बता सकते हैं कि इतने केस हुए और इतनी कन्विक्शन रेट कम है इसलिए ये आजकल खबर में है। और या तो आप उसके संबंधित किसी का कुछ कोट हो, जैसे महात्मा गांधी का होगी सेडिशन इज द प्रिंस अमंग ऑल लॉज टू कर्ब द फ्रीडम्स, या ऐसा कुछ कोट हो तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ये मेंस पे भी लागू करता है और ऑप्शनल पे भी। तो यही कुछ बातें थी ऑप्शनल की जिन्हें आप पे ध्यान रखना चाहिए। और बाकी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो हम कुछ ऐसा माध्यम ढूंढेंगे जिससे हम इंटरैक्ट कर सकें और आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसको सुझा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।